बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में पिंडाल सज गया है और अब से कुछ देर के बाद वहां जो मरकज़ी कायदीन हैं, चेयरमैन इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। और ये पेशावर जलसे के बाद और कराची जलसे के बाद आज जो है वो लाहौर में एक तीसरा बड़ा अवामी शो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। इस शो के हवाले से और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हालिया सियासी स्टेप्स हैं उसके हवाले से गुफ्तगू के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये पेशावर में बड़ा पावरफुल शो किया पीटीआई ने, फिर कराची में किया, आज लाहौर में भी ख़ासा मोमेंटम है। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से लाहौर के अंदर खासे एक्टिव हैं आपके जो वर्कर्स हैं। ये कितना हौसला अफजा है आपके लिए और ये कितनी तवक्कुआत के मुताबिक है या उससे बढ़कर है ये जो एक्टिविटीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत जाने के बाद की? जी शुक्रिया। पहली बात तो है कि आप एक हमारा पार शो भूल गए और वो है 27 मार्च परेड ग्राउंड इस्लामाबाद। तो ये हमारा आज चौथा होगा इंशाल्लाह दुरुस्त अवामी हमारा जलसा। देखिए, जहां गए हैं बेपनाह पजीराई मिली है। आपने कहा क्या ये आपकी तवक्कुआत के मुताबिक है? हरगिज नहीं। किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि इस शिद्दत से, इस अकीदत से, इस मोहब्बत का इजहार किया जाएगा। ये किसी के वहमो गुमान में नहीं था। आप देखिए, आप की पाकिस्तान की सियासत पर गहरी नज़र है। कभी माह रमज़ान में सियासी एक्टिविटी नहीं होती। लोग मशगूल होते हैं रोज़े में, अफ्तार में, तरावी में, इबादत में। लेकिन लोगों में गम और गुस्से की शिद्दत ये है कि वो कहते हैं कि हम अफ्तारी पिंडाल में करेंगे लेकिन जलसे में ज़रूर आएंगे। और ये पीटीआई का वर्कर नहीं है, ये आम शहरी है जो आ रहा है। ये खातून खाना है, बच्चों के साथ, मतलब है दूध पीते बच्चों को उन्होंने गोद लिया है और वो जलसों में रात तक बैठी हैं। खवातीन, बूढ़े हैं, नौजवान हैं। और ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों से बात आगे जा चुकी है। ये एक अवामी रेला है, ये एक खुददार पाकिस्तान की हसूल की, एक हकीकी आज़ादी की इसने मूवमेंट अख्तियार कर ली है। और इंशाअल्लाह आज रात, आज शाम आप लाहौर में एक तारीखी जलसा देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब एक तारीखी खिताब फरमाएंगे। शाह साहब, अब ये जो सिलसिला है इसके बाद अब ये जलसों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा या अब चूँकि रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो रहा है तो अब जो अगला लाएअमल है वो ईद के बाद होगा? इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी फॉर्म की गई है? हमारी एक्टिविटी जारी रहेगी। जो मजहबी फ़राइज़ हैं वो भी सर अंजाम देंगे। जो इत्तकाफ़ पे बैठने वाले हैं वो बैठेंगे, यकीनन बैठेंगे। और रोज़ा भी होगा, नमाज भी होगी और इजहार भी होगा। अवामी राब्ता मुहिम जारी रहेगी। तो ईद के बाद अब इस मोमेंटम को आप आगे बढ़ाएंगे जिस तरीके से माजी में हुआ कि भाई इस्लामाबाद की तरफ मार्च और पूरे मुल्क में एहतजाज, तो ये भी स्ट्रेटजी जो है वो कोई फॉर्म हुई है? किबला, ये मोमेंटम हम बढ़ाना चाहें या ना बढ़ाना चाहें, ये मोमेंटम बन चुका है। ये अवाम का मोमेंटम है और अवाम इसको जारी रखना चाहती है। आप देखिए, आप पाकिस्तान की सूरत हाल तो आपके सामने है, लेकिन ज़रा आप नज़र दौड़ाइए बैरून मुल्क, अमेरिका की तरफ, कनाडा की तरफ, फ्रांस की तरफ, इटली की तरफ, बरतानिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, नेदरलैंड्स की तरफ, स्पेन की तरफ, यूरोप में कहीं चले जाएं तो आपको जहां जहां ओवरसीज पाकिस्तानी आपको दिखाई देता है, गल्फ में आ जाएं, अबू धाबी में आ जाएं, वहां पाबंदियां हैं। सऊदी अरेबिया में आइए, पाबंदियों के बावजूद लोग इतना बरमला इजहार कर रहे हैं कि किसी की सोच और वहमो गुमान में न था। इस वक्त आवाम जो है वो लीड कर रही है और लीडरशिप जो है वो फॉलो कर रही है।
शाह साहब, ये जो अब एक नैरेटिव है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बयानिए के काउंटर नैरेटिव के तौर पे पेश किया जा रहा है कि जी आप अमेरिका के साथ और यूरोपीय ममालिक के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसको उस नहज पे ले गए हैं या ले जाना चाहते हैं जहां पाकिस्तान के लिए ख़ारजी सतह पे ख़ासी मुश्किलात होंगी। तो चूँकि आप पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, बहुत हसास पोजीशन और बहुत ज़िम्मेदार पोजीशन थी, क्या इस बयानिए का, ये जो अमेरिका मुखालिफ बयानिया है, इसके पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे कोई मनफी असरात मुरत्तब होंगे? जी, बड़ा अच्छा सवाल है और मैं अच्छा हुआ आपने मौका इनायत किया। मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। हरगिज़ ऐसा हम नहीं चाहते। हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहते। हम यूरोपियन यूनियन के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उसकी अहमियत से गाफिल नहीं हैं। हमें जो अमेरिकन पाकिस्तानीज़ हैं उनके जज्बात का एहसास है। हमें जो ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ हैं उनके जज्बात का एहसास है। वो हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन वो अपने मुल्कों के अंदर भी एक इज्जत का मकाम चाहते हैं जहां वो रिहाइश पजीर हैं, चाहे कनाडा में है, चाहे किसी यूरोपियन मुल्क में है, और हम उसका एहतराम करेंगे। हम उसका एहतराम करेंगे। देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम सबसे दोस्ती चाहते हैं। हम दोस्ती ज़रूर चाहेंगे, खुद मुख्तारी के साथ, बराबरी की सतह पर। गुलामी का तौक अब हम मजीद नहीं पहन सकते। 75 साल पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अंदाज में अपनी बसात से बढ़कर सर भी झुकाया, नजरें भी झुकाईं और हर हुक्म की तामील की। आज हम सिर्फ पाकिस्तान के मफादात को तरजीह देना चाहते हैं। अगर अमेरिका हिंदुस्तान के साथ, हमारी मुश्किलात हैं और आप जानते हैं कि मसला कश्मीर है, पानी का मसला है, अभी उन्होंने एक मिसाइल फायर किया जो 124 किलोमीटर पाकिस्तान की सरहद के अंदर आके मियां चन्नू के पास गिरा। इसके बावजूद उन्होंने अमेरिका ने हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात में वुसअत की है, उनको अपना इस रीजन में स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं। हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं। हमने कहा ज़रूर आप अपनी दोस्तियां रखना चाहते हैं रखें, लेकिन पुरानी दोस्तियों का भी एहतराम कीजिए। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे ताल्लुकात महदूद हों, लेकिन हम पाकिस्तान के मफादात का सौदा नहीं करेंगे। हम बेजा मदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। अब मुझे बताइए, कोई खुददार मुल्क किसी मुल्क को इजाज़त दे सकता है कि वो फ़ोन उठाए और डिक्टेट करे कि आप फ़लाँ मुल्क जाएं, फ़लाँ मुल्क ना जाएं? ये मुनासिब नहीं है। हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात जहाँ अमेरिका के साथ हैं वहाँ चीन के साथ हैं। चीन और अमेरिका की अगर थोड़ी सी आजकल जो है एक कोल्ड वॉर सी चल रही है, तो हम तो उसके जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन हम चीन के ताल्लुकात को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। हमारा आजमाया हुआ दोस्त है, अमेरिका उसको कंटेन करना चाहता है। क्या हम चीन से ताल्लुकात अपने ख़त्म कर दें या उनमें हम उनसे आंख चुरा लें? मुमकिन नहीं है। रूस ने अफगानिस्तान में अमन में इस्तेहकाम में हमारे साथ ताउन किया। अफगानिस्तान के अमन से हमारा अमन जुड़ा हुआ है। क्या रूस अगर हमारे साथ हाथ बढ़ाता है और अगर वो कहता है कि 30% से कम, इंटरनेशनल प्राइस से कम मैं आपको तेल देने को भी तैयार हूं और गंदम भी आपकी अगर ज़रूरत है तो मैं पूरी कर सकता हूं, और हम उससे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, तो इससे किसी को बुरा नहीं मनाना चाहिए। पाकिस्तान के मफादात हमने देखने हैं। अगर नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन की हमें ज़रूरत है और वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, तो इसमें क्या मज़ायका है? तो हम ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहते, मजीद उनमें इजाफा करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो स्पेस है उसको बढ़ाना चाहते हैं। शाह साहब, ये गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई अमेरिकन कांग्रेस की खातून से और उस पर बहुत एतराज़ हुआ सोशल मीडिया पे। हालांकि जो कौमी लीडर्स हैं उन्होंने भी एतराज़ किया। तो मुलाकात पे तो कोई एतराज़ बनता नहीं है, मुलाकातें तो होती रहती हैं, लेकिन लोगों का कहना ये भी है कि इस मुलाकात के दौरान चूँकि वो एक कांग्रेसमैन थी, जो ग्रीवेंस है स्पेशली अमरीकी मुदाखलत का, वो मामला ज़रूर उठाना चाहिए था इमरान खान साहब को। तो वो मामला क्या उठाया गया या उसकी मौका महल से मुनासबत से उसकी ज़रूरत नहीं थी? पहली बात तो ये है कि जो एतराज़ कर रहे हैं वो नासमझी की बुनियाद पर कर रहे हैं। ठीक। मैं ज़रा फैक्ट्स क्लियर कर दूं। जी। इल्हान उमर कांग्रेस वुमन मिनेसोटा से जो मुंतखब हुई हैं, वो तशरीफ लाई हैं, किसकी दावत पर आई हैं?
आपका ख्याल है इस हुकूमत के कहने पर आई हैं, ठीक। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के कहने पर आई हैं? हरगिज नहीं। हमने दावत दी थी, हमारी दावत पर आई। ये और बात है कि आज आप हुकूमत में नहीं है, ऑपोजिशन में बैठे हैं। एक, हमने उनको क्यों बुलाया? हमने उनको इसलिए बुलाया कि उनका एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था इस्लामोफोबिया पर, और वो पाकिस्तान की पॉलिसी के ऐन मुताबिक था, इमरान खान की सोच के ऐन मुताबिक था। हमने नियामे में मैंने करारदाद पेश की और उम्मा का कंसेंसस बिल्ड किया। हम उसको न्यूयॉर्क लेकर गए और 15 मार्च का दिन मुंतखब हो गया कि हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया को कॉम्बैट करने के लिए एक दिन मनाया जाएगा। अब ये उनकी सोच और हमारी सोच से मिलती जुलती है। और मत भूलिए कि जो कांग्रेस वुमन तशरीफ लाई हैं, ये लेजिस्लेटर हैं, इनका एग्जीक्यूटिव ब्रांच से ताल्लुक नहीं है। ये लेजिस्लेटर हैं, एक मुंतखब नुमाइंदा हैं, और मुंतखब नुमाइंदों से राबित और रवाबित होने चाहिए ताल्लुकात के फरोग के लिए। उनका एक अपना इन्फ्लुएंस होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। अब दूसरी बात, उन्होंने कश्मीर के मसले पर एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया कि जहां इंसानी हकूक की पामाली हो रही है मकबूजा कश्मीर में, वहां कांग्रेस में जो डिबेट हुई, बहुत चंद मेंबरान कांग्रेस थे जो इस पर बात करने की जुर्रत रखते थे। ये एक ऐसी खातून है जिन्होंने उसको सपोर्ट किया, और 4 घंटे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, उस पर बहस हुई। तो ऐसी शख्सियात की कदर करना जरूरी है। और तीसरा, वो एक सिंबल है, वो हिजाब पहनती हैं, उनकी इस्लामी कदरें हैं, और यहाँ हिंदुस्तान में आज हमारी बच्चियों पर, मुसलमान बच्चियों पर हिजाब की पाबंदी लगाई जा रही है, तालीम से उनको महरूम किया जा रहा है। तो ये एक आइकॉन है, एक सिंबल है उन बच्चियों के लिए जिन बच्चियों को पढ़ने का शौक है और उन पे कर्नाटका जैसी रियासत में पाबंदी लगी है। तो इनकी इन खसूसियात को देखते हुए हमने उन्हें दावत दी थी, उनने हमारी दावत कबूल की। अब क्योंकि नए हुक्मरान आ गए हैं तो उन्होंने मुलाकात भी की, वो वजीर आजम से भी मिली और वजीर मुमलिकत हिना रबानी खान साहिबा से भी मिली। और अभी खबर मिली है कि फॉरेन ऑफिस में एक नई तब्दीली आ गई है। फातमी साहब का कल नोटिफिकेशन हुआ था, आज वो नोटिफिकेशन वापस हो गया है। कभी वजीर मुमलिकत हो जाता है और कभी जो स्पेशल असिस्टेंट है वो 24 घंटे के अंदर बर्खास्त हो जाता है। ये किस किस्म की हुकूमत है, हमारी समझ से बालातर है। साहब, ये अब जो अमरीकी ख़त वाला मामला है, जो लेटर गेट स्कैंडल जिसको उर्फ़ आम में आप कह रहे हैं, इसके मामले पे तहकीकात आप भी चाहते हैं, इस हुकूमत के ऊपर भी बर्डन है, प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर भी है, और लोग सवाल भी उठा रहे हैं। अब इसका हल क्या है कि ये दूध का दूध पानी का पानी कैसे हो सकता है? किसी कमीशन के नतीजे में हो सकता है? क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे आप भी मुतमईन हो और कौम को असल हकाइक भी मालूम हो जाए? देखिए, पहले तो एक दो चीजें बड़ी वाज़ेह हो गई। बिलावल ने कहा, मरियम साहिबा ने कहा कि ये जो खत है ये झूठा है, ये जो कम्युनिकेशन है ये घड़ी गई है दफ्तर खारजा में। DGISPR ने उसकी वजाहत कर दी और उस खत के मुसद्दिका होने की तस्दीक कर दी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और मदाखलत हुई है। तस्लीम किया गया कि मदाखलत हुई है, और उस मदाखलत का पर एतराज के तौर पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने दफ्तर खारजा को हिदायत की कि डिमाश किया जाए, वाशिंगटन में भी और इस्लामाबाद में, को जो हमने किया। और उस खत की और वजाहत जब सामने आएगी तो बहुत से उकदे मजीद खुल जाएंगे कि खत से पहले क्या हुआ, खत के जो नशिस्त हुई उसमें जो गुफ्तगू हुई, उनको बहुत से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात की खबर क्यों कर थी, और वाशिंगटन में कौन गए, किससे मुलाकातें हुई। आज भी देखिए, बिलावल तशरीफ ले गए हैं लंदन, बज़ाहिर तो वो नवाज शरीफ साहब से मिलने गए हैं। मेरा सवाल है, और किससे मिलेंगे? क्या कौम को बताना पसंद करेंगे? क्या कोई और मुलाकातें भी उनकी शेड्यूल है शाह साहब जो आपके इल्म में है? ये तो उनसे पूछिए ना। अच्छा,
सिर्फ ये कलमदान उनको दिया गया, वजारत खारजा का अहम कलमदान दिया गया, वो हलफ नहीं उठाते, फौरन लंदन जाते हैं, फिर लंदन अभी पहुंचते हैं तो मजीद कुमक वहां से हासिल करने की कोशिश करते हैं। फिर आपने देखा कि शेरी रहमान साहिबा जो शायद उम्मीदवार हैं वॉशिंगटन में सफीर लगने की, उनको कमरुज़्ज़मान कायरा साहब को उनको बुला लिया जाता है। तो क्या हो रहा है लंदन में, कौम जानना चाहेगी। सिर्फ ये DGISPR के बयान का आपने हवाला दिया। गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी साहब का एक इंटरव्यू का पीस है, वो बहुत वायरल हुआ है, जिसमें ये तासुर दिया गया कि शायद हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इस्टेब्लिशमेंट में दूरी आ गई थी, और कुछ जो वजूहात हैं और कुछ असबाब हैं वो भी हैं। क्या ये तासुर दुरुस्त है, और क्या तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट अब एक दूसरे से फासले पे खड़े? देखिए, तहरीक इंसाफ समझती है कि हर हुकूमती ऑर्गन का एक अपना रोल है, ठीक, और आइन में वो रोल डिफाइंड है। एग्जेक्टिव का एक अपना रोल है, मुकन्नना का अपना रोल है, जुडिशरी का अपना रोल है, और जब सब अपने रोल के अंदर रहते हुए खिदमत सर अंजाम देते हैं तो उससे गलत फहमियाँ जन्म नहीं लेती, और सिस्टम जो है वो स्मूथ तरीके से फंक्शन करता है। हमने कोशिश यही की है कि हम अपने रोल के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करें। जहां हमें इनपुट की जरूरत रही, मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान का मसला हसास मसला था, पेचीदा मसला था, वहां हमें सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की इनपुट दरकार थी, हम लेते रहे, ब्रीफिंग्स भी लेते रहे, मशावरत भी करते रहे, और मैं बरमला कहूँगा कि हमें पूरा हालात से आगाह भी रखा गया, और मशावरत में हमें बड़ी मुनासिब इनपुट भी मिलती रही गाय बगाए। जब भी मैंने ख्वाहिश की मुझे वहाँ से ताउन मिला। इसी तरह हिंदुस्तान का मामला है, पेचीदा मामला है, नाजुक है, हसास मामला है, उस पर भी हमें जब भी इनपुट दरकार हुई हमने इनपुट ली। तो हम उन हदूद और क़यूद के अंदर एक बाहमी एहतराम के रिश्ते को आगे लेकर चलने के कायल हैं। तो वहाँ कहीं शाह साहब किसी ने हुदूद कोई क्रॉस की, या हुदूद और क़यूद से बढ़ के कोई ओवर स्टेपिंग हुई? ये मैं समझता हूँ कि इस मौजू को फिलहाल यहीं रहने दीजिए। जी, तो शाह साहब, लेकिन जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी ओन करते हैं और कहते हैं कि जी ये ठीक है, इख्तियार मेरा है। इमरान खान साहब बारहा कहते रहे कि जी वो हैं और वो अपनी अथॉरिटी से फैसले कर रहे हैं, लेकिन फिर जब बाद में ये कहा जाए कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम इस्टेब्लिशमेंट से आया था, या फलां फैसले इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे हुई, तो ये जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा होने वाला मामला है, या भाई ये हकायक से पर्दा उठाने वाला मामला है? नहीं, जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा होने वाली बात नहीं है। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत आपने लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की मशावरत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और कुछ और अहम ओहदे हैं उनका तयन होना होता है। मसलन और कई अपॉइंटमेंट्स हैं, सेंसिटिव अपॉइंटमेंट्स हैं, मशावरत होती है। अब वो प्रोसेस आगे बढ़ा, इत्तफाक ना हो सका। जो नाम हम तजवीज़ करते थे वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को काबिल कबूल नहीं थे, जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तजवीज़ करते थे वो हमें काबिल कबूल नहीं थे। तो एक स्टेलमेट आया, एक डेडलॉक आया, और जो एक पार्लिमानी कमेटी है जिसमें सबको रिप्रेजेंटेशन मिलती है बराबरी की बुनियाद पर, वहाँ भी जब मसला हल ना हो सका तो फिर ये एक नाम आया, और उस नाम पर इमरान खान साहब ने कहा और तो कुछ हो नहीं रहा था, ये अहम कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है जिसको खाली रखा नहीं जा सकता था, काम का ज़िया हो रहा था, चुनाचे उनने इत्तफाक किया और वो अपने ओहदे पर तशरीफ ले आए, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब उनसे तवक्को ये की जाती है कि वो सबके साथ इंसाफ करेंगे और बराबर उनके साथ सलूक बरता जाएगा। लेकिन जो फंडिंग केस है, फॉरेन फंडिंग केस है, मुझे ये इजाज़त दीजिए कहने की कि उसमें मैं समझता हूँ कि इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। हनीफ अब्बासी केस में अदालत उस्मा कहती है कि आप अकाउंट्स देखें, सबके देखें,
सबको जवाबदेह ठहराए। हमने अपने अकाउंट्स पेश कर दिए, स्क्रूटनी कमेटी बन गई, स्क्रूटनी कमेटी ने हमसे जो सवालात किए हमने जवाब दे दिए, हमने शवाहिद पेश कर दिए। इतना बुलंदा है जो हमने पेश किया, उसका मुताला किया जा सकता है। किसी और जमात ने किया? किसी और जमात ने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की कोशिश की? हमने क्यों की? हमारे पास डीप पॉकेट्स नहीं है, हमने खजाना लूटा नहीं है, तो हमने इन्हिसार किया अवाम पर। और हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान के लोगों का और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का, जिनने बढ़ चढ़ कर हमें डोनेशंस दी, हमारी फंड रेजिंग में हमारी मदद की। अब सवाल ये है कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस होना है, एहतसाब होना है, हमारा तो हो रहा है, नून का क्यों नहीं हो रहा? ठीक। पीपल्स पार्टी का क्यों नहीं हो रहा? दीगर जमातों को क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ 30 दिन की जो एक मियाद दी गई है कि 30 दिन के अंदर फैसला होना है तहरीक इंसाफ का, क्यों सिर्फ तहरीक इंसाफ का? क्यों? सभी का होना चाहिए ना। अगर 30 दिन का होना है तो सबका हो जाए, और अगर उनका 30 दिन में नहीं हो सकता तो इतनी उजलत हमारे लिए क्या है? दाल में काला क्या है? इस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ गया है और लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई नई साजिश है जो इलेक्शन कमीशन में तैयार की जा रही है? शाह साहब, इस इलेक्शन कमीशन से या इसका ये जो रवैया टूवर्ड्स पीटीआई है, आपको इंसाफ की तवक्को कम नजर आती है या नजर नहीं आती? आपको लगता है कि जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि ये कोई... देखिए, मैं तारिक साहब, मैं गुस्ताखी नहीं करना चाहूंगा। मैं इदारों का और शख्सियात का एहतराम करने वाला हूँ, लेकिन मैं ये जसारत कर रहा हूँ कहने की, हमें इस इलेक्शन कमीशन से खैर की तवक्को नहीं है। हम समझते हैं एक बायस है, हम समझते हैं डाइस लोडेड है, और बहुत से लोगों का तो ख्याल है कि फैसला हो चुका है, सुनाना बाकी है। और वो फैसला यकीनन तहरीक इंसाफ के हक में नहीं है। उसके पीछे एजेंडा है, और उस एजेंडे को फुलफिल करने के लिए फैसला उसकी कड़ी है। और वो एजेंडा आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर रखने का एजेंडा है, मिनिमाइज करने का एजेंडा है, या लीडरशिप को माइनस करने का एजेंडा है? बहुत आपने दोनों बड़े उम्दा सवाल कर दिए। खदशा ये है, एजेंडा ये है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए, और एजेंडा ये है कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबात की खेल से बाहर निकाला जाए। ये एजेंडा है। ठीक है शाह साहब, मैं यहाँ एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो कुछ और सवालात हैं जो आपके सामने रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे मेहमान हैं। शाह साहब, ये नए इंतखाबात के हवाले से अब इंतखाबी इस्लाहात की दोबारा से सुनगुन है, और हुकूमती ज़रा ये कहते हैं कि उन्होंने काम शुरू कर दिया है। पिछली जो इंतखाबी इस्लाहात थी उसे उस वक्त की अपोजिशन ने तस्लीम नहीं किया। अब जो इंतखाबी इस्लाहात होंगी वो आपके लिए यकीनन काबिल कबूल नहीं होंगी, जिसमें ईवीएम का खात्मा और ओवरसीज़ की जो वोटिंग वाले मामलात हैं। तो इस सूरत हाल में जो आइंदा इंतखाबात होंगे जब भी, तो फिर उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? इस इलेक्शन कमीशन के तहत इंतखाबात होंगे तो उन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा। अभी इंतखाबात नहीं हुए। हमेशा लोग कहते हैं कि इंतखाब जब हो जाते हैं तो लोग जो हार जाते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। हम नहीं, हम बर वक्त कौम को इतला दे रहे हैं कि इनसे खैर की तवक्को ना रखना। डाइस हमारे खिलाफ लोड हो चुका है। इंतखाब का वो मन पसंद नतीजा चाहेंगे, लेकिन अब फर्क ये है कि ये जो अवामी लहर उभरी है ये इस शिद्दत से उभरी है कि अगर इलेक्शन कमीशन या कोई और चाहेगा नताइज पे असर अंदाज होना तो एक हलचल मच जाएगी। लिख लीजिए, एक भौचाल बर्पा हो जाएगा और दीवारें हिल जाएंगी, ऐवान हिल जाएंगे, और पाकिस्तानी कौम खामोशी से घर नहीं बैठेगी। आज पाकिस्तानी लोगों ने फैसला कर दिया है बाहर निकलने का। अगर ख्याल है कि अब इस मुल्क में एक अरेंज्ड स्क्रिप्ट के मुताबिक इलेक्शन हो सकता है तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि कौम उसके लिए तैयार अब नहीं है। और ये इलेक्शन जिस तरह आप तो मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर हो, अगर उसको प्रोलॉन्ग करने की कोशिश जो नज़र आता है कि हुकूमत अब ये चाहती है कि वो अपना टेन्योर पूरा करे,
تو یہ جو باقی ٹائم ہوگا جتنا بھی الیکشن تک جانے میں، تو وہ تو شدید سیاسی عدم استحکام اور انتشار کا دورانیہ ہوگا۔ دیکھیے، الیکشن نہ کرانے سے آپ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ہو رہا کیا ہے، آپ کی سٹاک مارکیٹ دیکھیے روزانہ گر رہی ہے، آپ کا روپیہ دیکھیے کہ پچھلے 4-5 روز میں کتنے روپیہ فی ڈالر چڑھا اور روپیہ کی قدر کم ہوئی، آپ کے فورکس ریزروز پر پریشر ہے، سرمایہ کاری بند ہے، بے یقینی کی صورتحال ہے اور افراد تفریح ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی نا، ہر محکمے میں ہو رہا ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا جہاں فاطمی صاحب کا میں نے ذکر کیا، کل وزارت نے 19 تاریخ کو انہوں نے حلف لیا اور 21 تاریخ کو 2 تبدیلیاں بھی آ گئی۔ فاطمی صاحب کو فارغ کر دیا گیا، پہلے بنایا گیا پھر فارغ کر دیا گیا، اور ایک اور وزیر ہیں ان کا محکمہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو اس پہلے 9 دن لگائے مشاورت میں، 9 روز لگے، 9 روز ملک کابینہ کے بغیر تھا۔ اور اب مصطفیٰ ایمپیکس کیس کے بعد وزیر اعظم مکمل ہوتا ہے کابینہ کے ساتھ، گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کابینہ کے ساتھ ہوتی ہے مکمل۔ اب وہ کابینہ ہی نہیں تھی، ایک فرد واحد فیصلے کر رہا تھا جس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں تھی، اس کو کابینہ سے انڈورسمنٹ ضروری ہے اور ہوپ فلی وہ کروا لیں گے، مجھے پتا ہے ان میں اتنی سمجھداری ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 9 دن کی مشاورت کے بعد فیصلے ہوتے ہیں، اور فیصلے ہوئے ابھی ان کی سیاہی سوکھی نہیں تو 2 تبدیلیاں آ گئی۔ ٹھیک صاحب، یہ استعفے کی واپسی کا کوئی امکان ہے پی ٹی آئی کا؟ کیونکہ کہتے ہیں جی 2014 میں بھی دیے تھے اور پھر واپس آ گئے تھے، اس وقت کے دیے گئے استعفے میں اور اب میں کیا کی فرق؟ بس سوال سمجھ گیا، آپ کا سوال سمجھ گیا۔ 14 کی صورتحال میں اور اس صورتحال میں بہت بڑا فرق ہے۔ ٹھیک، فرق یہ ہے کہ 14 ہم نے استعفے دیے تھے کہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی تھی، ہم چاہتے تھے ایک جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا جائے جو کہ ایگزامن کرے کہ 2013 کے انتخابات میں کیا ہوا، دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی، کتنی ہوئی، اور اس کی بنیاد پر ہم الیکٹورل ریفارمز کریں۔ ہم نے صرف 4 حلقے مانگے تھے اور وہ دینے سے قاصر تھے، کتراتے رہے، تو ہم نے احتجاجاً دھرنا بھی دیا تھا اور استعفے بھی دیے تھے۔ جب ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا، جوڈیشل کمیشن بن گیا، ان کی سفارشات آ گئیں اور بیشتر سفارشات جو ہیں اب وہ انکارپوریٹ ہو گئی ہیں ہمارے نظام میں، تو پھر استعفوں کا جواز نہیں بنتا تھا، تو ہم واپس گئے اور ہم نے اپوزیشن کا کردار ادا کیا۔ اب بھی اگر مداخلت کے بغیر یہ تبدیلی آئینی طریقے سے آتی تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ کر اپنا رول ادا کرنے کو تیار تھے، لیکن جس قسم کی مداخلت ہوئی اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آئین سے ماورا تھی، اور اس کو تسلیم کرنا ایک اللیجیٹیمیٹ ایکٹ کو جس کہتے ہیں نا اس پر مہر لگانے کے مترادف ہوگا۔ اسی بنیاد پر مجھے جب نامزد کیا گیا پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے لیے، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس حصے کا اس پروسیس کا حصہ نہیں بنوں گا، اور میں نے دستبرداری کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی کا استعفوں کا عمران خان صاحب کی مشاورت کے بعد اس کا میں نے اسمبلی میں اعلان کیا۔ صاحب تو یہ صوبائی اسمبلیوں سے استعفے بھی زیر غور ہیں، کسی مرحلے پہ اب دیے جا سکتے ہیں؟ جی بالکل دیے جا سکتے ہیں، بالکل دیے جا سکتے ہیں۔ پنجاب کی اسمبلی سے دیا جا سکتا ہے، سندھ کی اسمبلی سے دیا جا سکتا ہے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے دیا جا سکتا ہے، بالکل۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے، اب الیکشن کمیشن کا ایک اور امتحان ہے۔ ہم نے اسپیکر کی مانند اور اسپیکر کی معرفت ہم نے ایک ریفرنس بھیج دیا الیکشن کمیشن کو کہ آرٹیکل 63A کا نفاذ جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے، اور وہاں ڈیفیکشن ہو گئی ہے۔ شو کاز نوٹسز کے بعد بھی 26 ممبران صوبائی اسمبلی نے حمزہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیا ہے، انہوں نے فلور کراس کیا ہے، فلور کراسنگ ہوئی ہے، ڈیفیکشن ہوئی ہے، اور واضح طور پر، اور 2 مرتبہ کی۔ ایک جب فلیٹی ہوٹل میں اجلاس ہوا، ان کی فوٹیج موجود ہے، چہرے موجود ہیں، نام موجود ہے، اور پھر جو
एक्चुअली 16 तारीख को जब वोटिंग हुई 16 अप्रैल को, तो उसमें जो तहरीक इंसाफ की टिकट पर लोग मुंतखब हुए, उनके नाम भी पूरी फहरिस्त आपको हम दे सकते हैं, जिन्होंने खिलाफ वर्जी की उस आईनी तकाजे की जो कहता है कि आप फाइनेंस बिल पर, कॉन्फिडेंस के मोशन पर और नो कॉन्फिडेंस के मोशन पर आप पाबंद हैं अपनी जमात की क़यादत के। उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, हमने रेफरेंस मूव कर दिया है। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन कितनी गैर जानिबदारी का सबूत देता है। शाह साहब, मुझे इजाजत दें तो मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। फिर आपसे ये भी पूछेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस लगभग 3.25 साल के अरसे के दौरान क्या ऐसी गलतियां की जिसका आपको एहसास है। अचीवमेंट तो आप काफी सारी गिनवा देंगे। एक वक्फे के बाद प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, ये चूंकि आखिरी एक दो बातें कि सदर मुमलिकत का इस्तीफा भी ज़ेर गौर है, क्या किसी मरहले पे सदर पाकिस्तान भी मुस्ताफ़ी हो सकते हैं? जी नहीं, ये अभी तक ज़ेर गौर नहीं आया। और जो पंजाब की आपने जिस सूरत हाल का जिक्र किया, वहाँ पे क्या पंजाब के जो साबिक गवर्नर हैं उन्होंने पीटीआई के साथ हाथ किया और दरपर्दा मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट की, जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल केओस ज्यादा बढ़ा? आपकी मुराद चौधरी सरवर साहब? जी 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 बिल्कुल नहीं, चौधरी सरवर साहब ने अपना आईनी रोल प्ले किया और अपना आईनी रोल प्ले करके वो चले गए। अभी खामोशी से बाइज्जत तरीके से अपने घर बैठे हैं। उन्होंने फ्लोर क्रॉस नहीं किया। उन्होंने नून लीग में मेरी इतला के मुताबिक अभी तक उन्होंने कोई शमूलियत अख्तियार नहीं की और उन्होंने अपनी वफादारियां, जैसे कि हमारे कुछ और हजरात, जैसे कि हमारे पार्टी के कुछ और नामी गरामी लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नवाज से मिल चुके हैं, उन्होंने अभी तक ऐसा फैसला नहीं किया। जी, वो जहांगीर तरीन की जो कुर्बत वाले लोग थे उन्होंने तो बाकायदा ओहदे भी ले लिए। ओन चौधरी साहब अब एडवाइजर बन गए। जी बिल्कुल, आपने नाम ले लिया तो ये हकीकत है। बिल्कुल। अब देखिए, सितम ज़रीफी देखिए कि जिनके बारे में 4 साल तकरीबन यही मुस्लिम लीग नवाज इनको किन अलकाब से मुखातिब रही। कभी उनको एटीएम कहते थे, कभी उनको चीनी चोर का खिताब देते थे, कभी उनको मुख्तलिफ स्कैंडल में मुलव्वस पाते थे और आज उनके साथ बगलगीर हो गए। आज उनके नामजद करदा लोग मुशीर हो गए। आज उनके जो ताल्लुक वाले लोग थे वो आज हुकूमती बेंचेस में मुस्लिम लीग नून के असीर हो गए। तो शाह साहब, ये आपको लोगों को परखने में जो है वो सही परख नहीं सके लोगों को, या इब्नुल वक्त लोग आपके साथ आके अटैच हो गए जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उरूज हुआ और अब उन गलतियों से आपने कुछ सीखा है? देखिए, इंसान खता का पुतला है और उससे खताएं होती हैं, गलतियां होती हैं। समझदार दानिशमंद वो है बंदा, वो फर्द जो अपनी गलतियों से सीखता है और इस्लाह का पहलू सामने रखते हुए तब्दीलियां लेकर आता है, माइंडसेट में भी, फैसलों में भी, पॉलिसीज में भी। हाँ, हम इस वक्त जायजा ले रहे हैं कहाँ हमारी फैसले दुरुस्त थे और उसके हमें अच्छे नताइज मिले और कहाँ हमसे गलती हुई और उसका हमें नुकसान उठाना पड़ा। ये एक जायजा लेना चाहिए और हम ले रहे हैं। और ऐसे लोग जो एक सियासी हवा के तौर पे आपके पास आए थे, अब जब वो आपकी पार्टी से चले जाएंगे, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा, तो उसका फायदा होगा पीटीआई को या नुकसान होगा? कौन चले जाएंगे? जो लोग एक सियासी हवा चलने की सूरत में इलेक्टेबल्स या ऐसे लोग जो आ गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, मैं कहता हूं, मैं अर्ज कर रहा हूं, मैंने आज से कई माह पहले जी, और मैं फुटेज भी आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूं, मुल्तान सर्किट हाउस में इमरान खान साहब तशरीफ लाए। कुछ मंसूबों का उन्होंने संगे बुनियाद रखना था। मेरी तकरीर मौजूद है, पेश की जा सकती है। मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल डट कर स्टैंड लें उन लोगों के खिलाफ जो डावाडोल हैं। ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। और मैं आज कह रहा हूं, आपके प्रोग्राम से कह रहा हूं, जो चले गए 26 एमपीएस चले गए, उनको अपना फैसला मुबारक हो। हम जो कर सकते हैं हम रेफरेंस डालेंगे
اور ہم ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی حد الوسع کوشش کریں گے. قانون ہمارے ساتھ ہے. اب دیکھنا ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن کیا کردار ادا کرتا ہے, اعلیٰ عدلیہ کیا کردار ادا کرتی ہے. شاہ صاحب دوسرا جی ہمارے پاس جو ہے جو 20 MNA ہیں جنہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی ہیں, بالعموم پارٹی میں یہ رائے ہے کہ چاہے وہ مضبوط ہیں یا نہیں ہیں, ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا ہوگا اور آئندہ ان کے متبادل جو ہیں وہ فیلڈ میں لانچ کرنے ہوں گے. اتحادیوں سے بھی گلہ شکوہ ہے آپ کے ساتھ رہے اور جب یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی تو چھوڑ گئے؟ دیکھیے خیر ان کا اپنا فیصلہ ہے, انہوں نے اپنا فیصلہ کیا, ہم ان کو قائل کرنے میں شاید ناکام رہے, لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ MQM 3.5 سال 4 سال کوستی رہی پیپلز پارٹی کو اسی اسمبلی میں. کبھی حیدرآباد یونیورسٹی کا ذکر آتا تھا, کبھی کراچی کے کچرا اٹھانے کی بات ہوتی تھی, کبھی جو نالے اٹے ہوئے تھے ان کو صاف کرنے کی بات آتی تھی, کبھی پبلک ٹرانسپورٹ کا ذکر ہوتا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ MQM کو بے پناہ شکایات تھی پیپلز پارٹی سے. MQM یہ کہتی رہی کہ جو بلدیات کا قانون وہ لے کر آ رہے ہیں اس قانون میں بے پناہ سکم ہے اور اس کو اصلاح کی ضرورت ہے, لیکن جن کے خلاف وہ احتجاج کر رہے تھے آج اچانک انہی کے ساتھ انہوں نے اپنی وابستگی کر دی ہے. اور میری نظر میں جو MQM کا ووٹر ہے وہ بھی شرمندہ ہے اور وہ اس شرمندگی سے چھپتا پھر رہا ہے. اور کراچی کا جو رسپانس ملا آپ نے دیکھا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ MQM نے جو رول پلے کیا ہے وہ رول مناسب نہیں ہے. شاہ صاحب ایک آخری بات یہ فرما دیجیے گا کہ یہ لگ بھگ 4.25 سال آپ کی حکومت رہی, کون سی ایسی چیز ہیں جس کی غلطیوں کا آپ کو احساس ہے اور کون سی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو کرنی چاہیے تھی؟ جس طرح آپ نے کہا کہ اب آپ جائزہ بھی لے رہے ہیں, انسان اپنی خامیوں خوبیوں کا لیتا ہے, تو کیا ایسی ہے کسک جو باقی رہ گئی یا چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکا, یہ بڑی غلطی کی PTI نے اپنی اس حکومت میں؟ دیکھیے ایک طویل فہرست ہے جس پر بات کی جا سکتی ہے کہ کیا چیزیں ہم نے کی اور ہمیں نتائج ہماری توقع سے بہتر ملے. مثال کے طور پر دنیا پر کورونا نے حملہ کیا, پوری دنیا کی معیشت سکڑ کے رہ گئی, ہسپتال اٹ گئے, لاکھوں جانیں چلی گئی. پاکستان نے, ہماری حکومت نے بہتر حکمت عملی سے, NCOC کی روزانہ کی میٹنگ سے, بہتر کوارڈینیشن سے اس مسئلے کا نہ صرف مقابلہ کیا, اس کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے. ہماری جانیں بھی بچیں اور ہمارے جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ معاشی جو لائیولی ہوڈز ہیں وہ بھی ہم محفوظ کرنے میں کامیاب رہے. اسی طرح بہت سی اصلاحات ہیں جو ہم نے کی ویمن امپاورمنٹ کے لیے اور ان کے انہیریٹنس رائٹس کے لیے ہم نے کیا. یہ سب چیزیں ہیں جو ہم نے کی ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پائپ لائن میں تھیں جن کو ابھی جس کو کرنے کی ضرورت تھی اور ضرورت ہے, لیکن ہم اب اس کی طرف بتدریج آگے بڑھ رہے تھے. اکانومی سٹیبلائز کر رہی تھی, انویسٹمنٹس کے لیے بڑا انتھوزیازم جنم لے رہا تھا اور انڈسٹریل ری لوکیشن کی بات ہو رہی تھی جو CPEC کے منصوبے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو ہم ایک بہتر مشکل حالات میں سے نکلتے ہوئے ہم ایک بہتر صورتحال میں داخل ہو رہے تھے, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس مداخلت نے اس سارے کو ایک دھچکا لگایا ہے. صاحب یہ جو سوشل میڈیا چونکہ آپ کا بہت اسٹرانگ ہے, تحریک انصاف کے نام پہ یا کچھ ہو سکتا ہے خود لوگ بھی ہوں جو اداروں کے خلاف ایک مہم یا جو چیزیں ہوئی ہیں اس کے اوپر آپ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ان کی آڑ میں عمران خان صاحب نے کل جو اپنی ٹویٹر سپیس کی ہے جی جو کہ دنیا کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے کہ بیک وقت 500,000 لوگ ان کی گفتگو سن رہے تھے. ٹھیک, ہر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ, چاہے وہ ٹویٹر ہے, چاہے وہ انسٹاگرام ہے, چاہے وہ فیس بک ہے, لوگ اس کو لائیو سٹریم کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے. تو اس میں انہوں نے بہت سی معنی خیز باتیں کی اور ایک بات یہ بھی کی کہ فوج ہمارا ایک قومی اثاثہ ہے. اس ادارے پر جو کچھ بچے تنقید کر رہے ہیں
उनको पता होना चाहिए कि ये तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं है। ठीक। उसके बावजूद अगर कोई करता है तो ये उसका अपना इनफरादी फेल होगा। हमारे इल्म में ये भी है, और ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब ने इसको साबित कर दिया कि हमारा जो पड़ोसी है मशरक की तरफ, वो भी उकसाता रहता है, फीड्स भेजता रहता है। उसके भी बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके जर्नलिस्ट के हमारे जर्नलिस्ट के साथ मरासिम भी हैं, दोस्ताने भी हैं, कांटेक्ट भी है, तो वो बता सकते हैं कि उनके प्लानिंग क्या थी और वो प्लानिंग किस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। चाहे नो कॉन्फिडेंस था, चाहे एक फिजा कायम करनी थी, सियासी तौर पे जोड़ तोड़ करनी थी, किसी का ज़मीर खरीदा, किसी का आम हाथ मरोड़ा, किसी को टिकट का लालच दिया अपने मकासद हासिल करने के लिए। लेकिन वक्त साबित करेगा कि ये हिकमत अमली जो थी ये नाकाम रही। शाह साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। बहुत सारे सवालात के जवाब यकीनन आपको मिल गए होंगे। बहुत सारी तिश्नगी जो रह गई है वो आइंदा किसी और नशिस्त में शाह साहब से पूछेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।